हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और साथ ही साथ 30 मिनट्स में कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखकर पढ़कर अपने आप को परीक्षा के लिए तैयार भी कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए है और साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर आ गई हैं अब बुक्स और ई बुक्स जिनमें आप धमाल मचा सकते हैं, क्योंकि ये रहेंगी अब पीडीएफ जो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और साथ ही साथ बुक्स को हाथ में लेकर भी पढ़ सकते हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि इनमें है एमसीक्यूज, सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ बहुत कुछ जो आपको ना केवल आपकी बोर्ड एग्जाम में ही हेल्प करेगा बल्कि आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आप खुद को तैयार कर सकेंगे। ये बुक्स हैं आपके लिए जादू का मंत्र। तो मैं बस यही कहूंगी, लाभ उठाइए, जल्दी से जल्दी क्लिक कीजिए, आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। अब हम चलते हैं हमारे 30 मिनट्स के वीडियो की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम आज करेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पार्ट 4 जो लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने, आत्मकथ्य। इसके सभी प्रश्नों को हम जानेंगे, साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कवि जयशंकर प्रसाद जो कि छायावादी कवि थे, उन्होंने अपने जीवन में किस तरह के सुख या दुखों को झेला है और किस तरह से वे अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर। पहला ही प्रश्न है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने होने वाली उन बातों की। तो यहां पर आपको ये तो पता ही है, जब मित्रों ने कहा कि तुम्हें अपनी आत्मकथा लिखनी चाहिए तो जयशंकर प्रसाद जी ने उन मित्रों को मना किया कि नहीं भाई, मैं अपनी आत्मकथा कैसे लिख सकता हूं, क्योंकि यदि मैंने आत्मकथा लिखी तो मुझे अपने जीवन में हर एक घटना को उस आत्मकथा में शामिल करना होगा, भले ही वो मेरे निजी जीवन से जुड़ी हो। तो यहाँ वो यही कहते हैं कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने होने वाली उन बातों की। अपने मित्रों से कहते हैं कि मैं अपने जीवन की उस स्थिति को या उन परिस्थितियों को कैसे सबके सामने व्यक्त करूं जो मेरी अपनी निजी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कवि ने सचमुच में चांदनी रातों के बारे में कुछ नहीं कहा है? यहाँ पर चांदनी रात का अर्थ है सुखद स्मृतियां, और सुखद स्मृतियों को कवि ने अपनी प्रेयसी या प्रेमिका कहा है कि किस तरह से उनके जो भी निजी पल रहे हैं उन्होंने कितने अच्छे से निभाए हैं। कवि ने अपनी सुखद चांदनी रातों का केवल संकेत ही नहीं दिया, अपितु प्रेयसी की स्मृतियों में डूबता उतराता प्रेयसी के साथ खिलकर बातें करने की चर्चा भी की है और उसके सौंदर्य का वर्णन भी किया है। और यह भी कह रहा है कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, इसमें स्पष्ट है कि बहुत कुछ कहकर भी उसके मन में यही लगता है कि अभी मैंने कुछ नहीं कहा है। इस प्रकार कवि प्रेयसी के प्रसंग को ना चाहते हुए भी प्रकट कर गया है इन पंक्तियों के माध्यम से। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंस के होने वाली उन बातों की। वो कह रहे हैं अपने मित्रों से कि मैं कैसे अपने जीवन की अच्छी स्मृतियों को सबके सामने साझा करूं, ना कहकर भी वो कह गए हैं, अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन कर गए हैं और उसके अरुण कपोलों की, कपोल मीन्स गाल, अरुण मीन्स लाल, तो उसके लाल लाल गालों की मैं कैसे बात करूं, ना कहकर भी वो सब कुछ यहां पर व्यक्त कर देते हैं। तो यही इसमें बताया है। अगला प्रश्न है, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। यहां कवि की वाक्पटुता के दर्शन हो रहे हैं। कैसे? वाक्पटुता समझते हो बेटा? वाक्पटुता का अर्थ होता है बोलने में चतुर। ठीक है, किस प्रकार से चतुराई के साथ अपनी बातों को कह जाना ही वाक्पटुता कहलाती है। तो भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं में, यहाँ कवि की वाक्पटुता के दर्शन हो रहे हैं। कैसे? कैसे ये कहकर भी कवि अपने आप को ऐसा रखता है कि मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मतलब यहाँ पर उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं किस तरह से दिखाई दे रही। अपनी भूलों को सबके सम्मुख प्रकट करना उचित रहेगा। कहने का तात्पर्य यही है, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं में, तो अपनी भूलों को सबके सामने प्रकट करना क्या सही होगा? यह कहकर कवि अपनी भूलों को सहज रूप में जानते हुए प्रतीत होते हैं। इस तरह वह बिना प्रयास के ही लोगों की दृष्टि में विनम्र बन गए कि मैं अपनी भूलों को, या फिर मेरे मित्रों ने कभी मुझे धोखा दिया होगा, कभी मेरे मित्रों ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया होगा, यदि मैं आत्मकथा लिखूंगा तो वो सब कुछ शामिल मुझे करना होगा, क्योंकि एक अच्छी और सच्ची आत्मकथा वही कहलाती है जिसमें सभी पक्षों को उजागर किया जाए। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि उन प्रबंधकों की बात करना उचित रहेगा जिनसे कभी ठगा गया है। मतलब क्या उन मित्रों की या उन व्यक्तियों की बातें करना उचित रहेगा जिन्होंने कभी मुझे धोखा दिया है या जिन्होंने कभी मुझे ठगा है। यदि मैंने उनकी बातों को अपनी आत्मकथा में उजागर किया तो एक तो पहले मुझे दुख हुआ था, दूसरा अब वे लोग मेरी आत्मकथा पढ़कर भी दुखी होंगे।
यह कहकर उनकी प्रवृत्तियों को बिना कहे कि उजागर कर देता है कि लोगों ने मुझे धोखा भी दिया है। इस तरह कवि ने वाक प्रतिभा का परिचय दिया है। मतलब उनके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने उन्हें धोखा दिया है। भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, मतलब मैं अपनी भूलों को गिनवाऊं या दूसरों ने मुझे धोखा दिया है उनके बारे में मैं लिखूं, तो इससे अच्छा होगा कि मैं आत्मकथा ही ना लिखूं, ताकि मुझे किसी की गलती, भूलें या जिसने मुझे कभी धोखा दिया है उनके बारे में मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़े। तो मित्रों, मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता, और ना कहते हुए भी वो सब कुछ यहां पर कह जाते हैं। ठीक है, समझ आया बेटा? अब है अगला प्रश्न, कवि के जीवन के अनुभव भी उसे आत्मकथा लिखने से रोकते हैं। वे अनुभव क्या है? क्यों ये कहा है कि मैं अपनी आत्मकथा लिखना तो चाहता हूं लेकिन नहीं लिखता? और मधुप गुनगुना, पहली पंक्ति है ना, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, ऐसी कुछ है क्या? हाँ, फिर है यही कि कवि के जीवन के अनुभव ही उसे आत्मकथा लिखने से रोकते हैं। कवि असाधारण काव्य प्रतिभा के साथ बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी हैं। भाई छायावादी हैं जयशंकर प्रसाद जी, छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। वे जानते कि जिन्होंने आत्मकथाएं लिखी हैं उनकी आलोचकों ने खूब बखिया उधेड़ी है, मतलब खूब उनका मजाक भी उड़ाया है, खूब उनको भला बुरा भी कहा है। इस तरह आत्मकथाएं प्रेरणा स्रोत न बनकर उपहास का कारण बनकर रह गई हैं। कवि जानते हैं कि वैसा ही मेरे साथ भी होगा। कवि के भी आलोचक हैं, कवि के अनुभव भी उसे अपनी आत्मकथा लिखने से रोकते हैं। आत्मकथ्य कविता के बहाने कवि स्वयं ही उन लोगों की आलोचना कर गया है जिन्होंने उसे ठगा है। तो आत्मकथा ना लिख के कवि ने आत्मकथ्य लिख दिया है। आत्मकथा और आत्मकथ्य में अंतर है बेटा, ये पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान से सुनिए। आत्मकथा में हमें अपने जीवन के प्रत्येक पहलू को शामिल करना ही होता है। ठीक है, अच्छा है, बुरा है, सुखद है, दुखद है, किसने हमें धोखा दिया, किसने हमारे साथ छल कपट जो भी किया, उन सभी पलों को हमें शामिल करना होगा, तभी वो एक सच्ची आत्मकथा कहलाएगी। इसलिए कवि आत्मकथा ना लिख के सिर्फ आत्मकथ्य लिख देते हैं कि मेरे द्वारा कहा गए कथन। ठीक है, तो यहां पर आत्मकथ्य के माध्यम से उन्होंने अपनी बातों को उजागर भी कर दिया है और स्पष्ट रूप से उनको बताया भी नहीं है। अगला प्रश्न है, कवि रसिक हृदय है किंतु रस त्रस्त है। कैसे? रसिक मतलब खूब अच्छे से प्रेम और रस, जिसके आनंद में डूबा हुआ, प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति तो है, लेकिन रस से त्रस्त भी है, किंतु उसी रस से, उसी प्रेम से, उसी आनंद से वो दुखी भी है। क्यों? प्रसाद जी जब अपनी प्रेयसी की स्मृतियों में डूबते हैं तो डूबते ही चले जाते हैं, कुछ न कहने की मर्यादा भूल जाते हैं। वे कभी चांदनी रातों के सुखद क्षणों को याद करते हैं तो कभी सौंदर्य से इतने अभिभूत दिखाई देते हैं कि प्रेयसी के कपोलों पर उषा की अरुणिम आभा देखते हैं। मतलब यदि वो अपनी प्रेयसी के, यदि अपने सुखद क्षणों में वे खो जाते हैं, ठीक है, तो वे सब कुछ भूल जाते हैं। और पंक्ति लिखी ना, उसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती निज सुहाग मधुमाया में। यहां उन्होंने ये बताया कि मेरी प्रेयसी के गाल, लाल गाल इतने सुंदर हैं कि उषा मतलब प्रातःकालीन उषा भी उससे लाली उधार मांगती है, उससे उसकी अरुणिमा मतलब लालिमा उधार लेती है। मेरी प्रेयसी तो इतनी सुंदर है। ठीक है, अरुणिम आभा देखते हैं। अतः स्पष्ट है कि कवि गोपनीय रूप से रसिक हृदय हैं। गोपनीय रूप से मतलब छुपे रूप से उनके हृदय में प्रेम है। वे अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ कह रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह रहे हैं। अपनी रसिक प्रवृत्ति प्रकट नहीं करते हैं, इसलिए उनकी रसिक प्रवृत्ति मर्यादित रही है। मतलब उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा है, उन्होंने अपनी अच्छी यादों को नाम दे दिया है प्रेयसी का। ठीक है बेटा, कवि की रसिकता उस समय वेदना बनकर रह गई जब नायिका आलिंगन में आने का नाटक करके दूर चली गई और कवि आलिंगन की कल्पना करते हुए बाहें फैला ही रह गया। इस प्रकार कवि त्रस्त ही रह गए। मतलब आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गई। पंक्ति है कि मेरे सुख मेरे पास बस आने ही वाले थे, मैं उनका स्वागत करने ही वाला था कि बस मुस्कुराकर भाग गए, तो मैं फिर से ऐसा ही रहा। तो उन्होंने यही कहा है कि बिल्कुल आने ही वाली थी मेरे पास और फिर वो मुझे नहीं मिली, या मेरी अच्छी यादें मुझे दुखी करके चली गई। अगला प्रश्न, कवि की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है?
देखिए, त्रासदी मतलब ऐसी कौन सी घटना, दुखद घटना है जो कवि याद करके दुखी हो जाते हैं? तो कवि के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी उसकी अपनी प्रेयसी है, प्रेमिका है, जो जीवन में क्षणिक रस घोलकर, कुछ जीवन के अच्छे पल उनके जीवन में जोड़कर, चांदनी रातों के बीच खिलखिलाकर मुस्कुराकर चली गई। जिसके लिए कवि कल्पनाओं के सागर में डूबा हुआ इतरा रहा था, महत्वाकांक्षाओं के लिए स्वप्न देख रहा था, वह सब एक क्षण में खत्म हो गया। उसे लग रहा था कि अब बस मेरे जीवन में मेरी प्रेमिका मुझे प्राप्त होने ही वाली है, कि वो मुस्कुराकर भाग गई। तो सबसे बड़ी उसके लिए यही त्रासदी है कि उसकी प्रेयसी उसको नहीं मिल पाई। अगला प्रश्न है, कवि की विडंबना क्या है जिसे स्पष्ट करने में वह संकोच करता है? अरे विडंबना, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलूं अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। तो कवि ने उन लोगों के आग्रह को विडंबना माना है जो उनके अभाव भरे जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। अभाव मतलब ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं जो हमारी वास्तविकताओं को जानते हैं, हमारी कमियों को भी जानते हैं, फिर भी आत्मकथा लिखने का आग्रह कर रहे हैं। उनसे मित्र कहते हैं कि भाई नहीं नहीं प्रसाद, तू लिख यार, अपनी आत्मकथा लिख, सच में तू महान व्यक्ति है। तो कवि यहाँ पर ये कहते हैं कि नहीं, मैंने कोई महान कार्य नहीं किया है, अभी तुम जो कह रहे हो ना कि मैं आत्मकथा लिखूं, तुम ही मेरी आत्मकथा की हंसी भी उड़ाओगे। और कवि मान भी रहा है कि मेरे जीवन के रीति गागर में कुछ मिलने पर मेरे बारे में कुछ ना कुछ कहने से उन्हें रस की अनुभूति होगी। मतलब जब मेरी आत्मकथा को पढ़ेंगे तो उसकी खिल्लियां भी उड़ाएंगे, मजाक भी बनाएंगे, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। ऐसे लोग वे हैं जो आत्मीय होने का अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं। जो कुछ लोग रहते हैं ना, जो हमसे हमारे मुंह पर तो प्रशंसा करते रहते हैं और दूसरों के सामने हमारा उपहास उड़ाते हैं। यही उसके जीवन की विडंबना है कि आत्मीय जन उनसे ऐसी अपेक्षाएं क्यों करते हैं, क्यों लोग स्पष्ट रूप से नहीं कह देते हैं। अगला प्रश्न, कविता में कवि का दर्शन एक निराश, हतप्रभ और व्यथित हृदय के रूप में हुआ है। स्पष्ट कीजिए कैसे निराश है? कवि लोगों की आत्मकथा लिखने के आग्रह को अस्वीकार कर देता है क्योंकि उसके जीवन में वर्तमान में उत्साह नहीं है। वह निराश हो चुका है। वह किस पर विश्वास करे, किस पर ना करे, ये सोच सोचकर वो मतलब व्यथित है। वह आत्मीय जनों से ठगा गया है, अपनी प्रेयसी से भी ठगा गया है, जो आने वाली थी, जो नहीं आई, भागकर चली गई। वह थके हुए पथिक के समान है जिसे आगे जाने में कोई रुचि या उत्साह नहीं है। इसलिए वह व्यथित मन से यही कहता है, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? इससे अच्छा तो यही है कि मैं लोगों की बातें ही सुनता रहूं और खुद को चुप रखूं, क्योंकि मैं यदि अपनी बात कहूंगा तो लोग मेरी बात का मजाक उड़ाएंगे या उपहास उड़ाएंगे। इस प्रकार संपूर्ण कविता में दुर्बल मन वाला कवि निराश, हतप्रभ और व्यथित हृदय दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, कवि दूसरों की कथा सुनना चाहता है पर स्वयं मौन रहना चाहता है। ऐसा क्यों भैया? हाँ, जब हम कहते हैं ना कि दूसरों की तो हम सुनना चाहते हैं लेकिन खुद नहीं बताना चाहते, कवि ने भी ऐसा ही किया है। क्यों? कवि को अपने जीवन में बहुत दुख भोगना पड़ा है। उसके जीवन में अभी कोई ऐसी विशिष्ट उपलब्धि नहीं है। उनके अनुसार, कवि के अनुसार, मैंने अभी ऐसा कोई मुकाम हासिल नहीं किया है या उपलब्धि प्राप्त नहीं की है जिससे मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, जिसे सुनकर लोग वाह वाह करके उठे या प्रेरणा स्रोत बना ले। वह अपनी दुखद स्मृतियों को पुनः ताजा नहीं करना चाहता, इसलिए वह दूसरों की कथा को सुनना चाहता है और स्वयं मौन रहना चाहता है। उनके अनुसार उन्होंने अभी कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं की है जिससे लोग उनकी आत्मकथा को पढ़कर प्रेरणा प्राप्त करें। इससे अच्छा है कि मैं चुप रहूं और पहले सुनूं। अगला प्रश्न है, आत्मकथा सुनाने के लिए कवि वर्तमान समय को उपयुक्त क्यों नहीं समझता है? वर्तमान को उन्होंने सही क्यों नहीं समझा है अपनी आत्मकथा सुनाने के लिए? तो आत्मकथा सुनाने के लिए कवि वर्तमान को इसलिए उपयुक्त नहीं मानता क्योंकि जीवन में मिली गहरी पीड़ा उसे अकेले ही सहा है। मतलब जो भी दुख आए, जो भी उसके कठिन परिस्थितियां आई, सबने उसका साथ छोड़ दिया। मित्र थे वो भी चले गए, प्रेमिका थी वो भी चली गई, और हर एक कठिन परिस्थिति का सामना अकेले ही किया। तो अब क्या करें? इस पीड़ा की स्मृतियां बड़ी कठिनाई से धुंधली पड़ी हैं। मतलब जो मेरे जीवन में कठिन परिस्थितियां आई थी, मुश्किल से अब मैं उनसे उबर रहा हूं। मैं उन्हें फिर से नया नहीं करना चाहता। मैं फिर से आत्मकथा लिखकर अपने आप को दुखी या व्यथित नहीं करना चाहता। आत्मकथा सुनाते समय उसे एक बार पुनः याद करना होगा, जिससे उसका घाव हरा हो जाएगा, जो उसके लिए कष्टप्रद होगा, है ना। जो मैं भूल चुका हूं या जो मैं भूल चुकी हूं, और आप कहें कि नहीं आप अपनी विगत बातें सुनाइए ना मैडम, हम आपकी बातें सुनना चाहते हैं, तो कुछ अच्छी भी होंगी, कुछ खट्टी भी होंगी, कुछ मीठी भी होंगी, तो मुझे मेरे अंदर जो भाव मैं भूलना चाहती थी या भूल चुकी थी वो फिर से गहरे हो जाएंगे, हरे हो जाएंगे। तो उन्होंने यही कहा है कि इससे अच्छा है कि मैं कुछ नहीं करना चाहता या कुछ नहीं लिखना चाहता, क्योंकि मैं अपने आप को फिर से दुखी नहीं करना चाहता। अगला प्रश्न है, अपनी आत्मकथा के लिए कवि ने कौन सा विशेषण प्रयोग किया है और क्यों?
कवि ने अपनी आत्मकथा को भोली भाली कहा है, ठीक है। अपनी आत्मकथा के लिए कवि ने भोली विशेषण का प्रयोग किया है, क्योंकि उसमें ऐसी कोई विशेष उपलब्धि जैसी बात नहीं है जिससे सुनकर लोग वाह वाह करेंगे, आनंदित हो उठेंगे, प्रेरणा प्राप्त करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो बिल्कुल सीधा साधा व्यक्ति हूं भाई, मैंने जीवन में कोई ऐसा उपलब्धि प्राप्त नहीं की है। अगला प्रश्न, कवि अपने जीवन की किस विडंबना की बात कर रहा है? कौन सी विडंबना है? कवि को अपनी आत्मकथा लिखने से एक तो उपहास का पात्र बनना पड़ेगा, दूसरा उसने अपने सीधेपन के कारण अपने से जो धोखा खाया है उसका भी उनको वर्णन करना पड़ेगा, उसका भी उनको उल्लेख करना पड़ेगा। इससे कवि और उसके मित्रों, जो धोखा देने वालों की हंसी भी उड़ेगी, कवि की भी हंसी उड़ेगी, और वो मित्र जिन्होंने धोखा दिए हैं उनका नाम यहाँ आ जाएगा या उनके द्वारा धोखा यहाँ पर सामने आ जाएगा, तो वे सोचेंगे अच्छा तो इसने हमारी बात लिख दी। मतलब तरह तरह से उन बातों का सामना करना पड़ेगा। कवि ऐसा नहीं होने देना चाहता है, इसलिए कवि ने इस विडंबना की ओर संकेत किया है कि वो जो हो गया उसको रहने दो, चुप ही रहने दो, ढका हुआ रहने दो, मैं उसको उजागर नहीं करना चाहता। ठीक है बच्चे, उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिनसे कवि को उज्जवल गाथा गाने में कठिनाई हो रही है। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने होने वाले उन बातों की। क्यों अपने जीवन की अच्छी अच्छी सुंदर सी स्मृतियों को कवि नहीं सुनाना चाहता? तो कवि के जीवन में थोड़ी मधुर स्मृतियां भी हैं। मधुर मतलब मीठी मीठी यादें हैं। जीवन के उन कोमल पक्षों में किसी को भी भागीदार नहीं बनाना चाहता। कुछ हमारी प्राइवेसी रहती है ना, निजित्व जो बातें रहती है, निजी बातें रहती है, हम किसी से नहीं कहना चाहते, क्योंकि उन थोड़ी सी मधुर स्मृतियों में दूसरों को आनंद प्रदान करने वाली कोई बात नहीं है। यदि मेरे लिए जो सुखद बात है, जरूरी नहीं कि वो उस बात को सुनकर सबको मजा आए या सब सुखी हो सकता है मेरी जो अच्छी बातें हैं उनका लोग मजाक भी उड़ाए। तो मेरे जीवन की मतलब वो यही कहना चाहते हैं कि उन थोड़ी सी मधुर स्मृतियों में दूसरों को आनंद प्रदान करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे मेरी अच्छी यादें जब मैं आत्मकथा में लिखूंगा तो लोगों को भी आनंद प्रदान करेंगे। इससे वह स्वयं ही उपहास का पात्र बनेगा, यही कठिनाई उसके सामने है। इसलिए वो कहना चाहता है कि उन कारणों का कि मतलब नहीं कह सकता मैं उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की, मतलब सुंदर अच्छी अच्छी यादें जो मेरे साथ हैं, मैं उनको कैसे सबके सामने बयान करूं, क्योंकि मेरी अपनी बातें हैं वो। अगला प्रश्न, कवि ने चांदनी रातों की गाथा को उज्जवल कहा है, क्यों? चांदनी रात कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यार बड़ी चांदनी, चांदनी मतलब अच्छी, सुखद, मीठी मीठी यादों के लिए चांदनी रात का इस्तेमाल किया जाता है। चांदनी रात मतलब अच्छा, सुंदर, सौंदर्य। ठीक है, कवि को अपने जीवन में सुख ही दुख मिला है, मतलब कभी दुख ही दुख मिला है। उन पर उनके बीच थोड़े से ऐसे पल आए थे जब वह सुख एवं आनंद का सानिध्य पा सका। कवि ने अपने जीवन को यही बताया है कि उनके जीवन में कुछ भी ऐसा प्राप्त नहीं हुआ है जिससे वो कभी सुखी रह सके हों, लेकिन हाँ कुछ ऐसे क्षण आए थे, कुछ ऐसे पल आए थे जब उनको सुख का या आनंद का आभास हुआ था। चांदनी रात में पत्नी के साथ बिताए ये पल उसे खुशियां प्रदान करते हैं, इसलिए उसने उन रातों की गाथा को उज्जवल कहा है। अपनी पत्नी या प्रेयसी के साथ जो पल बिताए हैं उन्हीं पलों को चांदनी रातों की उपमा दी है, और चांदनी रात मतलब मधुर। ठीक है, इसलिए ये कहा है। ठीक है, समझ में आया बच्चे? अगला प्रश्न है, काव्यांश में मधुप किसका प्रतीक है, वह किस तरह कहानी सुना रहा है? मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी। मधुप मतलब काव्यांश में मधुप भौरा मन, कहते हैं ना मन तो 84 घोड़े के समान है, कभी यहाँ कभी वहां। हम सो रहे हैं तब भी मन सोता नहीं है, चलता रहता है। बैठे हम यहाँ सोच रहे हैं, क्या पता कहाँ की, हम नहीं चाहते हैं कि हम सोचें लेकिन फिर भी विचार उत्पन्न हो जाते हैं। तो काव्यांश में मधुप, मधुप का अर्थ होता है ऐसे तो भौरा, तो यहाँ पर बताया है मन रूपी भौरा। ठीक है बेटा, कवि का मन भी भौरे के समान ही है, यहां वहां उड़कर पहुंच जाता है। यह मन रूपी मधुप कवि के जीवन की भूली बिसरी घटनाओं की याद दिला रहा है, जिससे लगता है कि वह कहानी सुना रहा है। जैसे भौरा, भंवरे ने खिलाया फूल, ले गया राजकुमार। अगला प्रश्न है, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी का भाव स्पष्ट कीजिए। क्या कहना चाहते हैं कि मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी? इसके माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि कवि का जीवन निराशाओं से भरा रहा है, कभी भी उनके जीवन में सुखद पल नहीं आए। कुछ ऐसे कुछ पल आए थे जो आते ही समझ लो चले भी गए।
जीवन की खुशियां एक एक कर उसी प्रकार पलायन करती जा रही हैं। पलायन करती जा रही मतलब भागती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं आगे। जिस प्रकार प्रकृति की शोभा रूपी पत्तियां एक एक करके मुरझाकर वृक्ष से अलग होती जाती हैं, पतझड़ आता है और वृक्ष की पत्तियां टूट जाती, उसी प्रकार से मेरे जीवन में, कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में भी सुख आए हैं लेकिन वो रुके ही नहीं, ऐसे चले गए तुरंत। तो मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो, खुशी, जीवन की खुशियां एक एक कर उसी प्रकार पलायन करती जा रही हैं। मतलब कुछ खुशी आई मेरे जीवन में लेकिन वो चली भी गई, जैसे पतझड़ आ गया हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, कवि की दुर्बलताओं को जानकर लोगों को क्या प्राप्त होगा? दुर्बलता, अपनी दुर्बलताओं को कैसे मैं लोगों के सामने रखूं? क्योंकि दूसरे लोग व्यक्ति की कमजोरियां इसलिए भी जानना चाहते हैं कि उसका उपहास करके आत्म सुख प्राप्त कर सकें। लोगों को दूसरों का मजाक बनाने में बहुत मजा आता है, दूसरों का उपहास उड़ाने में बहुत मजा आता है, लोगों की कमियां सुनने में बड़ा मजा आता है, जैसे स्वयं तो कमियां है ही नहीं खुद में। तो कवि कहना चाहते हैं कि दूसरे लोग व्यक्ति की कमजोरियां इसलिए जानना चाहते हैं कि उसका उपहास करके आत्म सुख प्राप्त कर सके, साथ ही अपनी दुर्बल भावनाओं को छिपाने के लिए दूसरों की दुर्बल भावनाओं को लोगों के सामने प्रकट कराना चाहते हैं। इस प्रकार लोगों की आत्म संतोष मिलेगा कि हमसे भी अधिक हास्यास्पद कोई है। हास्यास्पद मतलब ओहो, हमें तो लगता है हमारे जीवन में ही कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिनसे हम दुखी हैं या हमारा मजाक उड़ाए, ये तो और भी हमसे बड़े वाले, तो उनको सुख मिलेगा। इसलिए कवि की दुर्बलताओं को जानकर लोगों को मजा आएगा, वो उपहास ही करेंगे उसको। ठीक है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? पंक्ति है ना कि अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो कवि आत्मकथा लिखने का उचित समय नहीं मानते हैं क्योंकि अभी तक के उनके जीवन में कोई ऐसी महानता प्राप्त नहीं की है, कुछ भी ऐसी उपलब्धि प्राप्त नहीं की है जिसके बारे में वो सबको बताएं। कवि जयशंकर प्रसाद ये कहते हैं कि अभी मैंने कोई ऐसी महान उपलब्धि प्राप्त नहीं की है, जबकि हम जानते हैं कि ये उनकी महानता ही है, जो इतने महान होकर भी स्वयं को कहते हैं कि मैंने कोई महानता हासिल नहीं की है। कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में अनेक व्यथा और कथाएं सुस्त पड़ी हैं जिससे मैं शांत चित्त हूं। उन्हें पुनः स्मरण करके जीवन को व्यथित नहीं करना चाहता, जो हो गया उसे मैं याद नहीं करना चाहता, क्योंकि यदि मैंने उन बातों को याद किया तो मुझे दुख ही मिलेगा। साथ ही कवि अपनी दुर्बलताओं और प्रेम के क्षणों को सबके सम्मुख प्रकट भी नहीं करना चाहते हैं। ऐसा करना उन्हें उचित नहीं लगता है कि मैं अपने प्रेम भरी बातों को या अपनी निजी बातों को सबके सामने साझा करूं, ये वे नहीं चाहते हैं। अगला है, स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशा है? स्मृति मीन्स याद है, पाथे मीन्स पथ, मतलब पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, मतलब मेरी जो मीठी मीठी यादें हैं वही मुझे रास्ता दिखाती हैं। उनके बताए गए, मतलब उन्हीं अच्छी यादों के सहारे ही तो मैं जीवन जी रहा हूं। स्मृति को पाथे बनाने से कवि अपने जीवन में बीते हुए कष्टों के थपेड़ों से आहत है। जो उन्हें जीवन में चोट मिली है, जो उन्हें दुख मिले हैं, उनसे बहुत दुखी है। आहत मतलब दुखी। ठीक है बेटा, निराश है, उसकी स्थिति थके हुए पथिक की तरह है कि चलते चलते थक गए, क्या करें, अब नहीं करना है, कुछ नहीं करना चाहते, जिसका आगे बढ़ने का उत्साह समाप्त हो गया है, किंतु जीना चाहता है और पाथे का उपभोग कर उत्साहित भी होता है। कवि के जीने का आधार मात्र उसकी स्मृतियां हैं, अच्छी स्मृतियां जिन्हें संजोए रखना चाहता है। निराशामय स्थितियों से निकलने के लिए स्मृतियां ही उसका पाथे हैं, आगे बढ़ने का एकमात्र सहारा है। जो अच्छी स्मृतियां हैं वही उसके जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र सहारा है। तो स्मृति को पाथे बनाने से कवि का यही आशा है कि जो मेरी जीवन की अच्छी स्मृतियां हैं उन्हीं के सहारे मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, इसलिए मैं किसी को नहीं बताना चाहता कि मेरी क्या है आत्मकथा। अब आया है भाव स्पष्ट कीजिए। मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते माते मुस्कुरा कर वो भाग गया। अगला है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती निज सुहाग मधुमाया में। पहला है कि कवि ने अपने जीवन की अनुभूति को स्पष्ट किया है कि सुख उसके जीवन के लिए प्रवंचना मात्र बनकर रह गया। वह सुख की कल्पना करते ही रह गए और सुख उनके जीवन में केवल झांकी दिखाकर चला गया, टिका ही नहीं, आया क्षणिक और चला भी गया। कब आया और कब चला गया उसे पता ही नहीं चला। इस तरह कभी स्वप्न में ही सुख का अनुभव कर रहा था और आंख खुलते ही सुख विलीन हो गया। दूसरा है, जिसके अरुण कपोलों की। कवि अपनी प्रेयसी की मधुर स्मृतियों में थोड़ी देर के लिए निमग्न हो जाता है, लीन हो जाता है और अपनी प्रेयसी की सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि उसके गालों की रक्तिम आभा, उसके अरुण कपोल, अरुण मतलब होता है लाल, याद रखना बेटा, अरुण का अर्थात होता है लाल,
और कपोल का अर्थ होता है गाल। कपोल मतलब क्या होता है? गाल। ठीक है, तो अपनी प्रेयसी के लाल गालों की तुलना उसने किससे की है? प्रभाती, उषा की, जो लालिमा छाई रहती है। तो क्या कहते हैं कि उसके गालों की रक्तिम आभा, रक्त कैसा रहता है? लाल, आभा मतलब उसकी सुंदर, तो उसके लाल लाल गालों की जो सुंदरता है उषा काल में उदित होते हुए सूर्य की अरुणिमा के समान सुंदर थी। मतलब जो प्रातः काल सूर्योदय से पहले आकाश में या संपूर्ण वातावरण में लालिमा छाई रहती है, सुंदर सा माहौल रहता है, उसने अपनी प्रेयसी के गालों की तुलना किससे की है? उससे, ठीक है, उषा की। तो जिसकी छाया में उषा भी अनुराग से भर जाती थी। मतलब मेरी प्रेयसी तो इतनी सुंदर है कि उषा भी उसके कारण और सुंदर लगती है। ठीक है बेटा। अगला है उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? उक्त कथन के माध्यम से कवि यह कहना चाहते कि जो प्रेयसी के साथ समय व्यतीत हुआ वह अतीत बन गया। ठीक है, वर्तमान में उसका आभास मात्र शेष है। मतलब मैं सिर्फ उसकी सुंदर सी सुखद स्मृतियों के सहारे ही जी रहा हूं, इसलिए सुखद क्षणों को अभिव्यक्त करना उसके लिए कठिन है। मैं क्यों उन बातों को सबके समक्ष लाऊं जो मेरे निजी जीवन से जुड़ा हुआ है, जिनको याद करके मैं अकेले में भी सुख प्राप्त करता हूं। वह कभी अपनी प्रेयसी के साथ चांदनी रातों में मधुर बातें करते हुए हंसता था, खिलखिलाता था, प्रेम प्रसंग में सुख का अनुभव करता था। उन क्षणों को शब्दों में पिरोकर सबके सामने प्रकट करना उचित नहीं हो सकता, इसलिए उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मैं अपने जीवन की जो अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छी अच्छी स्मृतियां हैं, उनको सबके समक्ष कैसे रखूं? मैं नहीं रखना चाहता, क्योंकि मेरे जीवन में भी कुछ ऐसे सुंदर से पल हैं जिनको मैं सिर्फ और सिर्फ अपने तक सीमित रखना चाहता हूं। तो उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर होने वाली उन बातों की। मतलब जो मेरे जीवन का आधार है, जो मेरे जीवन के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा है, वो मैं सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहता। तात्पर्य यह है कि जब उनसे कहा गया कि आत्मकथा लिखो तो उन्होंने आत्मकथा लिखने से मना कर दिया, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अच्छी बातें या बुरी बातें मुझे फिर से सोचने पर विवश कर देंगी, इसलिए मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। और ना करते हुए भी वे आत्मकथा के माध्यम से आत्मकथा को बस लिखना ही चाहते थे, ना कहकर भी उन्होंने बहुत सारी बातों को कह दिया है। बेटा, छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। 4 हैं छायावाद के आधार स्तंभ: पंत, प्रसाद, वर्मा, निराला। पंत है सुमित्रा नंदन पंत, प्रसाद जयशंकर प्रसाद, वर्मा महादेवी वर्मा, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं। छायावाद का अर्थ होता है प्रकृति के साथ, मतलब मन की जो अंतर मन की भावनाएं हैं या जो विचार हैं, प्रकृति के साथ तालमेल करके रचना करना ही छायावाद कहलाती है। समझ में आया? तो उन्होंने यही कहा है। आशा करती हूं आपने हर एक प्रश्न को बहुत ध्यान से सुना है, समझा है, और यदि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाएगा तो आप बेहतरीन तरीके से जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित आत्मकथ्य से प्रश्न के उत्तर दे पाओगे और भावार्थ भी लिख पाओगे। अलंकार से आप भली भांति परिचित हो तो काव्य सौंदर्य में उनका वर्णन भी कर देना। इसी तरह से हर एक चैप्टर के 30 मिनट्स रिवीजन में मैं आपके लिए लाती रहूंगी। काव्य खंड भी कर रहे हैं, गद्य खंड भी करेंगे, साथ ही साथ हम व्याकरण भी लेकर आएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बने रहो मैग्नेट ब्रेन्स पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, ऑल द बेस्ट।